Yeah. Uh, Good evening and everyone, and welcome to all of you in our today's session on psychology, SIP for happy retirement. So myself Rakesh, and I takes care of one of NJ's Delhi branch. Since all of us knows that retirement is one of unavoidable goals or phase of life where we will have to plan someone something. So this is one very important aspect, or I would say phase of life, where every retiree wanted to encash the life at its most. So how SIP can help you to retire rich, early, and peacefully with a amount of wealth. That is what we are going to cover in our today's this session or webinar. So to take this webinar, I have Mr. Navendu Shekhar is with me, who is Head of Training and Development at Tata Mutual Fund. Mr. Navendu has more than 20 years of experience into financial industry, and by qualification, Navendu is MBA, CFP, and NLP trainer. So he has conducted more than 2,000 seminars, and he is one of prominent speakers on investment and investor behavior. So I'll not take much of time. I would request Navendu sir to take us through the agenda, psychology for happy retirement. So sir, over to you. या थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, ये मुझे मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का। और बड़ा ही ये सेंसिटिव टॉपिक है रिटायरमेंट। और मैं जब भी इस पे बात करता हूँ तो फीलिंग आती है कि मुझे और करना है और प्लान करना है। सिर्फ अपना ही नहीं, मुझे लोगों की मदद करनी है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जो हमको दिखता नहीं है। सामने हमको सब दिखता है, आईने में भी दिखता है, बट अगर हमारे सर के पीछे कुछ चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है, तो ब्लाइंड स्पॉट वो है जिसको जो हमें तब तक नहीं दिखेगा जब तक कोई मुझे दिखाएगा नहीं। और आज की तारीख में नॉट ओनली अबाउट इंडिया, इफ यू सी ग्लोबली, रिटायरमेंट का जो इशू है वो एक ब्लाइंड स्पॉट है। सो मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ एंड उसी को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस फर्स्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको। ओके, सो 3-4 पॉइंट्स पे बात करूंगा। लाइफ के कई सारे लाइफ साइकिल के गोल होते हैं, उस पर बात करूंगा। उसमें रिटायरमेंट का महत्व, रिटायरमेंट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, 30-30 चैलेंज, एक जो वर्ड है आज की तारीख में बड़ा बज वर्ड है, 30-30 चैलेंज, और एक ग्लिम्स ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटर, थोड़ा सा कैलकुलेटर्स की रफ कुछ आइडियाज बात करेंगे, राइट। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। लाइफ के बहुत सारे गोल हैं। तो जनरली जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ के इन कुछ गोल्स को फुलफिल करना। जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन हुआ, मैरिज हुआ, बाइंग अ हाउस हुआ, वेकेशन हुआ, और रिटायरमेंट। नाउ एक रिटायरमेंट वो गोल है जो इन सब से काफी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए अगर आपने प्लानिंग नहीं किया, और फर्ज करो आपका बच्चा आईआईटी में क्लिक कर गया या कोई अच्छे कॉलेज में क्लिक कर गया, तो उसका एनुअल फीस इज समथिंग अराउंड 8 to 10 lakhs। मैरिज के लिए भी पैसे खर्च होते हैं, घर खरीदने के लिए भी होते हैं, और कार खरीदने के लिए भी पैसे लगते हैं। बट इन जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों के लिए लोन अवेलेबल है कि अगर आप कहीं फेल हो गए प्लानिंग करने में तो लोन भी मिलता है। बट थिंक अबाउट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की जरूरत महसूस तब होती है जब आप लाइफ के उस पड़ाव पे होते हैं जब अब आप कुछ कर नहीं सकते, जो बचा जो पैसा है उसी से आपको लाइफ चलानी है। और ये 5 गोल में से रिटायरमेंट एक मात्र गोल है जिसके लिए आपको लोन भी नहीं मिलता है। और इन सब में थोड़ा बहुत कमी हो गई तो आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप कहीं से कर्ज उठा के या कुछ काम चला सकते हैं, फिर आपके पास वक्त रहता है, मेहनत करके आप और पैसे कमा सकते हैं। बट रिटायरमेंट की जब जरूरत पड़ती है उस समय आप रिटायर हो चुके होते हैं, आपकी शक्ति, शारीरिक शक्ति खत्म हो चुकी होती है, तो फिर आप काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसका महत्व बहुत स्ट्रांग है।
नाउ मैं एज अ लेमैन अगर किसी को समझाता हूं कि क्यों रिटायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं। जैसे संक्रांति में और दिल्ली में 15 अगस्त के पास और विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पे पतंग उड़ाते हैं। सो एक बार पतंग उड़ाते हुए मैंने देखा कि पहले पतंग में ना जब उड़ाते थे तो नीचे में वो लैंप्स लगाते थे, उसके धागे में कई सारे लैंप्स लगाते थे। तो अगर पतंग कुछ दूर गई है तो आप एक लैंप लगाओगे, अधिक से अधिक दो लैंप लगा दोगे उसमें, वो जो लाइट्स होते थे ना लगाते थे, तो वो दो या तीन लैंप का लोड तो ले लेगा, फिर जैसे आप चौथा लगाओगे वो गिर जाएगा। लेकिन जो पतंग बहुत दूर गई है उसमें आप कई सारे छोटे छोटे लैंप्स लगा दो, वो सबका वेट ले लेती है। रिटायरमेंट वही है कि अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग ढंग से कर लिया, रिटायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपने प्लानिंग शुरू की, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपका कॉर्पस जो होता है वो इतना अच्छा बन जाता है कि वो खुद रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसा आपकी इन छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रख लेता है। आप छोटे मोटे गोल्स भी उसमें अटैच कर सकते हैं। इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा लोगों को वहीं फोकस करना चाहिए। क्यों जरूरत है? सो एक कंट्रोल चाहिए आपको लाइफ में। आउट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? मार्केट रिटर्न्स वगैरह आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन कुछ जो कंट्रोल है वो है कि आपका कितने दिन नौकरी है और कितने साल आप जिंदा रहोगे। तो टोटल कंट्रोल आप अपने स्पेंडिंग और सेविंग्स पे कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल आपका लॉन्जिटिविटी पे है। आउट ऑफ कंट्रोल रिटर्न्स है और क्या पॉलिसी रहेगा, क्या सरकार किसकी आएगी, वो सरकार क्या करेगी। तो हम जो कंट्रोलेबल चीजें उस पर बात करते हैं। अब दो अलग अलग डेकेड्स की बात करते हैं, 80s में और 90s में, और अभी आगे चल के क्या होगा, 2030 में कैसे रिटायर होगा। तो पहले बैंक के एफडी रेट्स ज्यादा हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, एस्पिरेशंस लो थे। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट में आपको कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते थे, बड़े शहरों में, मुंबई में मैं रहता हूँ, मुंबई में मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं जो रिटायर होने के बाद इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं इनफैक्ट जाके गांव में खेती कर रहे हैं। कोई सोलापुर में है, कोई नांदेड़ में है, कोई अपने गांव चला गया है, रिटायरमेंट मुंबई जैसे शहर से। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, 60 70 72 73 की एज तक लोग जिंदा रहते थे। अब बहुत चेंज हो गया है, बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, और ज्वाइंट फैमिली तो छोड़ दो, न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप हो गया है। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो पहले ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता था कि दादा दादी, चाचा चाची, पूरा बड़ा परिवार हुआ करता था, एक साथ बैठा बैठा करते थे। आज की तारीख में इनफैक्ट ज्वाइंट फैमिली का मतलब हो गया है कि मम्मी पापा बेटा बेटी बहू, ये ज्वाइंट फैमिली हो गया है, जो कि एक्चुअली पुराने ज्वाइंट फैमिली से काफी अलग है। मैं तो कई बार जोकिंगली कहता हूं कि आने वाले 20-25 साल बाद अगर वाइफ हस्बैंड साथ में रहेंगे तो उसको ज्वाइंट फैमिली कहेगा। तो न्यूक्लियर फैमिली का वो कंसेप्ट आ गया है। नाउ अभी के जो रिटायर्ड लोग हैं, आज का जो 60+ का आदमी है वो पुराने 60+ से काफी अलग है। आज आप 60 के एज में लोगों को देखोगे, जॉगिंग कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। और आप यू सी, आई मीन यू कांट बिलीव, आप अपने समाज में इर्द गिर्द 60 साल के लोगों को देखो, आपके परिवार में देखो, और अमिताभ बच्चन जी को देखो आप, जो 75-80 ईयर्स के हैं, राइट। तो अब जो 60+ का, इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल से कि लाइफ बिगिंस एट 60, ये कल्चरल चेंज हो रहा है। आप मॉर्निंग में जॉगिंग पार्क्स जाओ। पहले दादा दादा दादी को जैसे 60 हुए ना, मेंटली बोल बोल के रिटायर कर देते थे कि आप नाउ यू हैव ग्रोन ओल्ड, यू गो टू टेम्पल्स। अरे उनको जाना है, क्लब जाना है, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते क्लब, आपको टेम्पल जाना है, राइट। तो बोल बोल के उनको रिटायर कर देते थे। अब जो है कि पीपल आर लाइक एट 60, वो अपनी अपनी मर्जी है, उनको मंदिर जाना, क्लब जाना उनकी मर्जी है। बट कहने का मतलब है कि पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, 2 डेकेड्स में पूरा का पूरा जमाना चेंज हो रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स आर गोइंग वेरी वेरी अप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, जॉइंट फैमिली ब्रेक डाउन हो रहा है, और एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं। ये सब लोगों को मैनेज करना है। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि कि रिटायरमेंट के बाद खर्चा क्या है। तो रिटायरमेंट के बाद अगर आपको लगता है खर्चा नहीं है, ये सबसे बड़ी मिथ है, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट खर्चे बढ़ने वाले हैं।
लोग लंबा जीते हैं आज की तारीख में, नो डाउट अबाउट दिस, बट मेडिकल एक्सपेंसेस इतनी स्ट्रांग है 60 के बाद कि उसको लंबा जीने के लिए खर्चे बहुत होते हैं, राइट। आज की तारीख में अगर आप देखो तो हम एक दिन भी अगर संडे को परिवार के साथ बाहर निकलते हैं, मॉल में जाते हैं, तो 2000, 1500, 2000 रुपये खर्च हो जाता है। अब वो संडे को ही होता है क्योंकि हम संडे को फ्री रहते हैं। जस्ट थिंक अबाउट पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद तो हर दिन संडे है, हर दिन इच्छा होगी कुछ खर्च करने की, पैसे रहेंगे तो ही होगा ना, राइट। पहले जमाने में उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, अब तो खर्चे भी इतना हो गए हैं, केबल टीवी, आपका घूमना फिरना, सब सारे के सारे खर्चे आपके रिटायरमेंट के बाद आएंगे, और जीना लंबा है। तो रिटायरमेंट की जो प्लानिंग होती है, दुनिया भर में 4 पिलर्स होते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के। सोशल सिक्योरिटी जो अमेरिका में होता है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम जो होती हैं, पर्सनल फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, कुछ मैंने सेविंग्स किया, और रिटायरमेंट चॉइसेस कि मैं कैसे कैसे रिटायरमेंट लूंगा। तो अब इंडिया में देखो आप, सोशल सिक्योरिटी है नहीं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्लान मतलब जो कंपनी जो पीएफ अकाउंट्स होते हैं सिर्फ 12% लोगों का होता है, पर्सनल फाइनेंशियल एसेट और आपके रिटायरमेंट की क्या चॉइस है। तो फर्ज करो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मुंबई में, साउथ बॉम्बे में रहने की इच्छा है या साउथ दिल्ली में रहने की इच्छा है, बट आपके पास पैसे इतने हैं कि आप गांव में रह सकते हो, तो आप वही एक कर सकते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। बट सोशल सिक्योरिटी सरकार तो आपका ध्यान नहीं रखेगी, भूल जाओ। इनफैक्ट जिस कंट्री में सरकार लोगों का ध्यान रखती है ना, उन कंट्रीज में प्रॉब्लम हो रहा है, बीट ग्रीस, पुर्तगाल, अमेरिका। एक डेटा के अनुसार अमेरिका में सबसे ज्यादा 60+ के लोग काम करते हैं, जहां पे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसके बावजूद काम करते हैं। और मैक्सिमम रीजन ये बताया गया है, दे वर्क फॉर मनी, बिकॉज उनका जो पेंशन सरकार देती है, इट इज नॉट इनफ टू मैच देयर लाइफस्टाइल। तो 60+ के सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग यूएस में पाए जाते हैं। जितनी ज्यादा डिले करोगे उतना ज्यादा नुकसान है। अब ये जितनी जल्दी, ये हम जानते हैं कई बार कि अगर हम स्टार्ट 25 साल की उम्र में शुरू कर देंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है जब 50 साल के होंगे, तो आपको 10,000 में शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर सोचने में आपने 3 साल का वक्त ले लिया, मतलब 25 की बजाय 28 साल में शुरू करते हो, तो मंथली एसआईपी कमिटमेंट हो जाता है 15,000। 6 साल के डिले में 20,000। 10 साल अगर आपने डिले किया, 25 की जगह 35 में शुरू किया, तो मंथली रिक्वायरमेंट सेम कॉर्पस के लिए आपको लगेगा 30,000। अगर आपने सोचने में 15 साल डिले कर दिए, मतलब 25 की बजाय 40, जो एक्चुअली फैक्ट है, लोग 40-45 के एज में लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि कहा जाता है एजिंग इज समथिंग यू यू अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू एज। उम्र का एहसास एक उम्र के पड़ाव पे पर पहुंचने पर ही होता है। आप 25 साल की उम्र में ना, आप सोच नहीं सकते कि जैसे मैं नवेंदु शेखर हूं, मैं अगर मैं 45 का हूं, तो 25 साल की उम्र में मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि 45 इयर्स का नवेंदु शेखर कैसा होगा, उसकी फिजिकल हालत कैसी होगी, वो क्या सोचेगा। ये मैं 45 के एज में ही सीख सकता हूं। तो इसीलिए रिटायरमेंट का जब सोच एक्चुअली लोगों की स्ट्रांग होती है, तो उस समय 40-45 साल हो गया होता है, इसीलिए वो आस्किंग रेट बढ़ जाता है। तो बेटर है कि जितनी जल्दी शुरू करो उतना बेहतरीन है। ये ग्राफ में समझाया गया कि जितनी जल्दी शुरू करो उतना आसान होता है, और जितना लेट करोगे उतना ज्यादा मुश्किल होता है। तो कभी ये जो मिथ है ना कि मैं 40 पहुंचूंगा तब शुरू करूंगा, ये सबसे बड़ा मिथ है। इसको आपको सबसे पहले तोड़ना है। जिनको भी आप रिटायरमेंट के बारे में समझाते हो या खुद के ऊपर भी लागू करते हो, सबसे पहला मिथ है कि अभी मैं ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, रिटायरमेंट प्लानिंग 40 में करूंगा। इसको सबसे सर्वप्रथम तोड़ना है आपको। क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज मेडिकेयर एक्सीजेंसीज एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन द राइज। तो इन्फ्लेशन को अगर हम अलग अलग तरीके से जानते हैं कि आज जो चीज पेट्रोल अगर 100 रुपए का है, सिलेंडर 1000 का है, अगर एक थाली 250 की मिलती है, अगर आपका नॉर्मल पढ़ाई का खर्चा 10 लाख रुपए पर एनम है, तो ये 30 साल बाद कितना हो जाएगा? तो पेट्रोल 700 का हो जाएगा, 7,000 का सिलेंडर रहेगा, लगभग 1,800 का आपका खाना रहेगा, 71 लाख रुपया लगेगा आपको एजुकेशन के लिए, जस्ट अगले 30 सालों में, राइट। इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू घटती है। आज का 1 लाख 3 साल बाद 13,000 रुपए के वैल्यू के आसपास हो जाएगा, राइट।
मेडिकल एक्सचेंजेस, जो मेडिकल खर्चे आज की तारीख में लोग लंबा जीते हैं मानता हूं, लेकिन खर्चे मेडिकल बिल्स बहुत स्ट्रांग आते हैं। और कोविड में लोगों को ये एहसास हो गया है कि कोविड के दौरान हमको ये एहसास हुआ कि हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस कितना ज़्यादा आता है। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड में आप अगर देखोगे तो मेडिकल एक्सपेंसेस के कॉस्ट जो है कितना फर्क आ गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, लोग लंबा जी रहे हैं कि आप जितना समय के साथ हर साल दुनिया भर में लोग लंबा जी रहे हैं। इंडिया में भी कहाँ 2021 से 26 के बीच आज की तारीख में 70-72 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन अगले 20-25 साल बाद एवरेज लाइफ जो है वो 80-82 साल रहेगी। लंबा जिएंगे तो आपको लंबे समय तक आपको प्लानिंग लगेगी। तो पहले क्या होता था, लोग 20 साल 25 साल में या 20-25 साल में कमाना शुरू करते थे, 60 तक कमाते थे और 70 तक रहते थे। तो अब 40 साल कमाते थे, 10-15 साल नहीं कमाते थे, 10-15 साल रिटायरमेंट की लाइफ होती थी। अब जो हो गया 30-30 प्रिंसिपल हो गया है कि आप 30 साल आपका वर्किंग लाइफ होता है और 30 साल आप रिटायर्ड लाइफ होता है। अगर आप 25 से कमाना शुरू करते हो तो 55 तक कमाते हो, 30 साल हो गया, लेकिन 85 तक जिंदा रहते हो, 75-70 तक 80 तक जिंदा रहते हो। तो 30-30 है। तो टेक्निकली जो पहले 30 साल में जब आप काम कर रहे हो तो आधी कमाई तो अगले 30 साल के लिए है जब आप काम नहीं करोगे। और अगर आप देखोगे सही रिटायरमेंट प्लानिंग वो होगी कि पहले 30 सालों में आधा पैसा आपको बचाना चाहिए सिर्फ रिटायरमेंट के लिए, जो बहुत मुश्किल है। आधा पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के लिए। बाकी आधे पैसे में अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो आधा 50 रुपया आपको पोस्ट रिटायरमेंट के लिए चाहिए। पहले 30 सालों में उस बाकी 50 रुपए में आप सारा काम करो, घर का खर्च करना, बच्चे का एजुकेशन, मैरिज, सब करो। ये बहुत मुश्किल है। बेटर है कि आप जितना भी बचाओगे, आधा बचाना बहुत मुश्किल है, 10% 15% जो भी बचाओगे उसको एसआईपी करो, इक्विटी में करो। इक्विटी में एसआईपी करोगे तो रिटर्न्स आपका इन्फ्लेशन से ज्यादा आएगा। तो उससे क्या होगा, जो आपके रिक्वायर्ड है आधा पैसा बचाने की, वो नहीं भी बचाओगे तो बिकॉज ऑफ इक्विटी रिटर्न्स आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। देयर आर ओनली टू ऑप्शंस कि इक्विटी अगर नहीं करते हो तो अपनी कमाई का आधा पैसा बचाओ, लेकिन अगर इक्विटी करते हो तो आधा नहीं भी बचाओगे तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू गो फॉर अ राइट रिटायरमेंट प्लानिंग, एसआईपी एंड इक्विटी इज नॉट अ ऑप्शन, इट्स अ कंपल्शन। जरूरी है आपको। ओके, नाउ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एरिया है रिटायरमेंट प्लानिंग की। जब हम बात करते हैं तो हम वुमेन की रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज करते हैं, कई बार बात नहीं करता है। इनफैक्ट मैं किसी से मिलता हूं तो कहता हूं, पूछता हूं कि आप कब तक का रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे, तो लोग कहते हैं कि यार मैं अभी 40 का हूँ, मैं 20 साल में रिटायर हो जाऊंगा, मैं 80 तक जिंदा रहूंगा, तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए 80 ईयर्स तक। दोस्तों, उनके प्लानिंग में विमेन को कंसीडर ही नहीं करते हैं। और विमेन से भी बात करोगे तो मैक्सिमम व्हेन यू टॉक टू विमेन दे फील दे हैव नो आइडिया अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। सो इस पे थोड़ा बात करते हैं। विमेन का रोल क्या है? आई मीन बहुत सारे रोल वो परफॉर्म करती हैं, घर में भी बाहर भी। बाहर काम करती हैं तो अलग रोल है, घर पे माँ बहन, अ, अ, मम्मी नानी, सब सारा रोल प्ले करती हैं घर पे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि वो 100% डिटर्मिनेशन से जब रोल अपना पूरा करती है, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उनका बहुत वीक है। ये एवरेज है। एवरेज इंडिया में देखा गया है कि बिकॉज इतना डिटर्मिनेशन से वो काम करती हैं, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उतना ही डिटर्मिनेशन वो फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल लिटरेसी में नहीं दिखा सकती हैं। ये आमतौर पे देखा गया है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है एज एडवाइजर कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। आप अगर रेशियो देखोगे तो मेल ज्यादा है, फीमेल कम है, चाहे अर्बन लो चाहे रूरल लो। लेकिन वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन, अगर आप वर्किंग लेडी देखोगे ना तो सरप्राइजिंगली वुमेन रूरल में ज्यादा है, गांव में ज्यादा काम करती हैं। वर्किंग वुमेन, हमको लगता है वर्किंग वुमेन का मतलब वो ऑफिस में जाने वाली होती है, बट काम करने वाली वुमेन की संख्या हिंदुस्तान में गांव में ज्यादा है, शहरों में कम है, डेटा कहता है। सैलरी भी जो है गांव में काफी कम होती है एज कम्पेयर टू सिटी। बट सैलरी एक चीज, एवरेज वेज जो होता है, एक नोट करने वाली बात है कि वुमेन की एवरेज वेज कम ही होती है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। एक सीएनबीसी का सर्वे कहता है कि
2 out of 3 women are dependent on men for financial decisions. हर 3 में से 2 औरतें हैं जो मेन पे डिपेंड करती है अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। अब वो या तो हस्बैंड होगा या उनके पिताजी होंगे, बट ये फैक्ट है कि ये टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने ये सर्वे किया है। एक और डेटा है कि दुनिया भर में देखा गया है कि आमतौर पे अगर सेम कॉलेज से दो दो बच्चे निकलते हैं, सेम टैलेंट है, सब कुछ है, बट वुमेन को 25% कम सैलरी मिलती है। इनफैक्ट इसको एड्रेस अभी इंडियन क्रिकेट ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया कि इंडियन में भी बहुत सारे वुमेन है, उसमें से राइज करके दुनिया इंडिया में 11 प्लेयर खेलती है। मेन में भी बहुत सारे क्रिकेटर है, उसमें से राइज करके 11 खेलते हैं। तो दोनों ने बराबर मेहनत की इंडिया टीम में आने के लिए, दोनों बराबर मेहनत करते हैं, तो सैलरी में वेजेस में फर्क क्यों होगा? तो बीसीसीआई ने अभी हाल में आपने देखा होगा कि दोनों की सैलरी सेम कर दी है। बट ये कुछ जगह लोग कर रहे हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में वुमेन और मेन का पे पैकेज में फर्क होता है। गुड न्यूज ये है कि वुमेन अर्न कर रही हैं। दूसरा है कि वुमेन हैव अ कंट्रोल ऑन देयर स्पेंडिंग। वुमेन इन्फ्लुएंस परचेजेस। आप अगर देखोगे आपके घर पे जो चीजें आती हैं, वुमेन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। एंड वुमेन आर एंटरप्रेन्योर्स। आज की तारीख में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं। तो वुमेन आर टेकिंग चार्ज ऑफ देयर फाइनेंसेस। बट बैड न्यूज ये है कि वो अर्न कम करती हैं, सेव कम करती हैं, इंटरेस्ट कम अर्न करती हैं, एंड वुमेन लीव लॉन्गर देन मेन। वाई ऐसे इंटरेस्ट कम? बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऐसा होता है, बहुत डिफेंसिव होता है, तो इसलिए उनको इंटरेस्ट कम मिलता है, अग्रेसिव नहीं होता है। हालांकि ये भी मिथ है, ये भी मिथ है, अभी टूट रहा है, अभी वो चेंज हो रहा है पैटर्न। आई शो यू हाउ। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन की ज्यादा हो रही है, दिन पर दिन वो बढ़ रहा है। मेडिकल एडवांसेस है। पहले बच्चे को जन्म देने में वुमेन की काफी डेथ हुआ करती थी, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। उनकी डाइट अच्छी हो गई है, मेडिसिन काफी अच्छे हो गए हैं, विटामिन सप्लीमेंट्स अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ वुमेन की काफी अच्छी हो गई है। तो आज की तारीख में पहले जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन वाज लेस देन मेन, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड। आज की तारीख में वुमेन ज्यादा जिंदा रहती हैं। ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। जरा जिगजैग लग रहा है, हम इसको वन बाय वन समझते हैं। ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये मेल का लाइफ लाइन है, जो बड़ा सिंपल है। मेल की लाइफ जो है ना, इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया भर में आज तक देखा गया है कि थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होता है। तो मेल की जो लाइफ लाइन होती है बड़ी स्ट्रेट होती है। उसको पता है कि कौन सी उम्र तक पढ़ना है, कब कमाना है, और कब उसको रिटायर होना है, और कब वो दुनिया में रहेगा। बट फीमेल की लाइफ इतनी स्ट्रेट नहीं होती। इनफैक्ट आप कोई भी डेटा देखोगे, जो रिजल्ट्स आते हैं सीबीएसई या कोई भी रिजल्ट्स आते हैं, पढ़ाई में जब तक उन पे जिम्मेदारी नहीं आती, देयर लॉट ऑफ फील्ड्स जहां वुमेन मेल को हराती है, बीट करती हैं, करियर में भी अच्छा काम करती हैं, फिर वो ब्रेक लेती हैं। और probably that is the reason why women are paid less, because ऑर्गेनाइजेशन को पता होता है कि ये आगे चल के ब्रेक लेंगी, उससे हमारा नुकसान होगा। तो जब ब्रेक लेती हैं तो 10 साल वो कुछ काम नहीं करेंगी, उसके बाद मतलब लाइफ का प्राइम स्टेज अपने परिवार को देती है, महत्वपूर्ण काम करती हैं। उसके बाद वो अगर काम नहीं करती हैं तो पूरी जिंदगी उनका मेन पे डिपेंडेंसी बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वो काम शुरू भी करती हैं तो भी वो मेल से पीछे होती है स्टेटस में या कमाई में। प्रॉब्लम ये है कि वो मेल को आउटलीव करती हैं। मतलब मेल अगर 85 में गए तो फीमेल वैसे भी लंबा जीती है। मान लो मेरी पत्नी मुझसे 3 साल 4 साल उम्र में कम है, तो एक बात तो पता है कि अगर मैं भी 85 में एक्सपायर होऊंगा, वो भी 85 में होंगी, तो वो बाय डिफॉल्ट मेरे बाद होंगी 3 साल बाद। एक तो वो हो गया। दूसरा, वैसे भी वुमेन ज्यादा जीती है, तो एक चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि मेरे जाने के 10 साल बाद भी तक भी मेरी पत्नी रहेगी। तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग जो करना है, सिर्फ अपने रिटायर होने तक का नहीं करना है, मुझे ये भी करना है कि उसके बाद का 10 साल का भी इंतजाम हो जाए। इनफैक्ट रिसर्च कहता है कि सबसे ज्यादा जो इंडिया में कम केसेस हैं, बट जो केसेस होते हैं जहां वृद्धाश्रम में वुमेन को भेजा जाता है या घर से निकाला जाता है, वो मैक्सिमम टाइम्स में हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद होता है। क्योंकि बेटों को या उनके जो भी डिपेंडेंट है उनको ट्रस्ट नहीं आता है कि वुमेन
जो माँ है वो आज तक उनको कुछ समझता नहीं है फाइनेंस के बारे में। पिताजी के जाने के बाद सब कुछ उनके नाम पे है, उनको कोई बेवकूफ ना बना दे या उनको वो कुछ गलत ना कर दे तो मेरा हिस्सा, मतलब सारे झगड़े हो जाते हैं जस्ट बिकॉज शी इज नॉट अवेयर अबाउट इट, राइट। तो ये और कुछ डेटा कहता है, सम शॉकिंग नंबर्स कहते हैं। एक मैं आपको उपाय क्या दिखा रहा हूँ इसको, ये जो रिटायरमेंट का प्रॉब्लम, विमेन का रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है कि जो 10 साल है ना, जो वुमेन ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। आज की तारीख में कोई भी वुमेन अगर चाहे, एजुकेटेड वुमेन है, ग्रेजुएट है, 10 से 15 हजार रुपए महीने में तो कहीं भी किसी भी शहर में कमा सकती है। किसी भी शहर, मुंबई में ज्यादा है बट मैं एवरेज सिटी की बात कर रहा हूँ। अगर वो नहीं कमा रही हैं, घर पे काम कर रही हैं, घर घर संभाल रही, शी इज अ हाउस मेकर, इतना महत्वपूर्ण काम करती, दैट मीन्स यू आर लूजिंग दिस मनी, राइट। शी इज लूजिंग दिस मनी। वो मार्केट में वो जो कमा सकती, शी इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दैट। तो वो एक्चुअली जो लॉस है, यू एज अ हस्बैंड शुड गिव हर अ सैलरी। वो 10 से 15 हजार रुपए जो आपका उनका 10 साल 15 साल जो उन्होंने ब्रेक लिया, वो डिजर्व करती है, बिकॉज ये बेयर मिनिमम तो मार्केट में कहीं से भी मिल सकता है उनको सैलरी, वो नहीं कर रही है। वो महत्वपूर्ण काम करे। तो अगर आपने वो किया, एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप 10 हजार रुपए भी ना, फर्ज करो 10 हजार, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 10,000 रुपीज भी अगर 25 से 35 साल, 10 साल उसने SIP कर दिया आपने पर मंथ, 10,000 रुपीज, तो 35 साल की उम्र में आपका कॉर्पस जमा होता है वुमेन का 27 लाख रुपए, 27.5 लाख रुपए। फिर उसके बाद आप मत दो, आप SIP बंद कर दो, सिर्फ वो कॉर्पस रहने दो। वो अगर बढ़ता है, मैं 15% का रेट ऑफ रिटर्न लिया हूं, वो बढ़ता है, तो व्हेन शी टर्न 60, वुमेन 60 होती है, उनके अकाउंट में आ जाएगा 9 करोड़ रुपया, 9 करोड़ 5 लाख टू बी मोर प्रिसाइज। अब ये 9 करोड़ रुपया आज, ये फ्यूचर में है, राइट। आज का अगर आपको समझना है कि आज अगर जो लेडी 25 साल की है, वो जो 9 करोड़ 60 साल एट द एज ऑफ 60 मिलने वाला, उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे, वो 9 करोड़ जो 60 साल की उम्र में रहेगा, उसकी आज की वैल्यू होती है 1 करोड़ 64 लाख। तो आज अगर कोई रिटायर होता है, उसके अकाउंट में 1 करोड़ 64 लाख रुपए रहेगा, अगर वो 6% का SWP करता है, तो 82 हजार रुपया पर मंथ उसको पेंशन मिलेगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, 25 साल से 35 साल की उम्र तक अगर आप 10 हजार की SIP करते हो, इस वाले ग्राफ में जो मैंने बताया ना, जब वो महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, घर संभाल रही हैं, उस दौरान वो सैलरी के रूप में अगर 10 हजार रुपए महीने लेती हैं, तो 10 साल उसने जो पैसे दिए, उससे उसका 35 साल की उम्र तक एक्यूमुलेट होगा 27 लाख रुपए। ये 27 लाख रुपए अगर छोड़ देंगी इक्विटी में, तो व्हेन शी टर्न 60, उनके अकाउंट में रहेगा 9 करोड़ रुपया, जिसकी आज की वैल्यू, अब ये 9 करोड़ फ्यूचर वैल्यू, राइट। अगर आज मान लो 25, मैं उसकी आज की वैल्यू निकालता हूं, तो वो बराबर है 1 करोड़ 64 लाख। मतलब आज अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 64 लाख रुपए रहेगा, तो मैं महीना का पेंशन 82 हजार रुपए ले सकता हूं। सो आप अगर 10 हजार रुपए महीने का भी प्लान कर दिए ना SIP, तो इट इज लाइक यू आर प्लानिंग फॉर योर वाइफ पेंशन ऑफ 82,000 पर रुपीज, टूडेज वैल्यू। उस समय का वैल्यू तो आप 9 करोड़ का 6% निकाल लीजिए। ये फिगर्स मैंने कैलकुलेट किए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, विमेन फाइनेंशियल प्लानिंग। और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करनी है, आपको यू हैव टू इंश्योर कि आपके जाने के बाद आपकी वाइफ, कहते हैं ना, बेस्ट थिंग आई कैन लीव फॉर माई वाइफ इज दैट आफ्टर मी शी डजंट हैव टू विजिट हर किड्स विद द व्यू ऑफ स्टेइंग फॉर 6 months। मेरे बाद मेरी पत्नी को मैं बेस्ट गिफ्ट ये दे सकता हूं कि मेरे जाने के बाद वो मेरे बच्चों से मिलने ना जाए, ये सोच के कि मुझे 6 महीने गुजारने हैं, राइट। वो जाए, मिल के आ जाए, बच्चे उसको वेलकम करें, लाइबिलिटी ना समझे। और ये इंतजाम मुझे करना है। सिर्फ 10 हजार रुपए पर मंथ की SIP भी अगर मैं कर देता हूं, वो 10 साल। सो बॉटम लाइन ये है कि आपको आउटलिव करेंगी, तो यू हैव टू प्लान फॉर योर वुमन एंड यू हैव प्रॉमिस दैट। शादी में हर कोई प्रॉमिस करता है, मैं तेरी तब तक रक्षा करूंगा जब तक तुम जीवित हो। तो इट्स लाइक पुट वर्ड्स, पुट वैल्यू, जहां जो आपने कहा है, वादा किया, उसकी वैल्यू आज क्रिएट कर दो आप। नंबर शॉकिंग है, ये देखा जाता है आज की तारीख में वुमेन का, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस बता रहा हूं
कि 85 उम्र से ज्यादा अगर आप देखोगे ना, तो 2 औरतें हैं, 1 मैन है। ऑन एन एवरेज वुमेन हस्बैंड से 15 साल ज्यादा जीती है। 70% वुमेन को अगले 40 सालों में पूरी प्रॉपर्टी मिलने वाली है हस्बैंड की। 70% वुमेन को। 10 में से 9 वुमेन को अपनी लाइफ में कभी ना कभी पूरा फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 10 में से 9 वुमेन को। 4 में से 1 वर्किंग वुमेन जो है ना, उस अगर 4 वर्किंग वुमेन से आप मिलोगे, सिर्फ 1 वुमेन है जो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंट लेती है। बाकी 3 वुमेन जो है वो निर्भर होती या तो अपने हस्बैंड पे या फिर अपने पिताजी पे। ये वर्किंग वुमेन की बात कर रहा हूं मैं। 23% वही मैंने कहा था। सो अगर सिंगल वर्किंग वुमेन की बात करेंगे तो सिर्फ 18% सिंगल वर्किंग वुमेन है जो अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद लेती है। जस्ट 18%। मतलब 82% वर्किंग वुमेन जो है उनका फाइनेंशियल डिसीजन कोई और लेता है। राइट ये स्टडी कहता है कि 77% वर्किंग वुमेन जो है ना, वो स्पाउस या पेरेंट्स पे डिपेंड करती है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। सो अगेन ये वही सब डेटा है, डीएसपी ब्लैक रॉक का डेटा है। ये सर्वे के हिसाब से अवेलेबल है, या गूगल पे आप देख सकते हैं कि 92% of working women claim to be involved in investment. 70% of these actually joint decision makers and 52% are only informed. मतलब जो वर्किंग वुमेन है उसमें से 52% वुमेन को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भैया तेरा फाइनेंशियल डिसीजन मैंने ऐसा किया है। जस्ट थिंक अबाउट द सिनेरियो। मैं हाउस वाइफ होम मेकर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं वर्किंग वुमेन की बात कर रहा हूं, जिसमें से 52% वर्किंग वुमेन को जानकारी दी जाती है उनके हस्बैंड द्वारा कि तेरा इन्वेस्टमेंट इस प्रकार किया गया है, या फिर उनके पिताजी द्वारा। तो वुमेन क्यों इतना रिलक्टेंट हैं? वो बहुत सारे रीजन है। पहला क्या कहती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। दूसरा बोलती है ये फाइनेंस बड़ा जार्गन से मुझे समझ में नहीं आता है, इक्विटी, डेट, लार्ज कैप, मिड कैप, राइट, ये रेशियो वो रेशियो। फिर स्पेंडर्स समझती है खुद को। रिलायंस ऑन मैन, मैन पे बहुत डिपेंड करती है। आमतौर पे देखा गया कि वुमेन सेविंग्स, तो इंडियन वुमेन आर द बेस्ट सेवर्स इन द वर्ल्ड, बट दे आर वर्स्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया के जीडीपी में हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन का, हाउस होल्ड सेविंग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 20%, जो मेजॉरिटी वुमेन की सेविंग्स हैबिट की वजह से होती है। यू फाइंड एवरी वुमेन बार्गेनिंग ऑन इवन द वेजिटेबल शॉप। हर जगह बार्गेनिंग करती हैं। मैंने तो कुछ वुमेन को रिलायंस फ्रेश में बार्गेनिंग करते हुए देखा है। दिस इज वेरी गुड, राइट? दे डू बार्गेनिंग, दे सेव मनी, बट उसका करना क्या है? वहां उनकी प्लान्स, इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन में आपने देखा होगा कई वुमेन है जो पैसे बचा लेती हैं, डब्बे में रखती हैं, वो सारे कैश निकले थे। अगर उनको थोड़ा भी अवेयरनेस रहता तो वो बचा के एसआईपी करती हैं। और आप तो आज की तारीख में 500 रुपए महीने से भी एसआईपी कर सकते हो, राइट? कई लोग वुमेन बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम करें, फाइनेंस भी करें, बहुत महीने में एक दिन बैठना आपको अपने एडवाइजर के साथ में, राइट? वो आपके पास टाइम नहीं, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये रीजंस हैं वुमेन के, इनको आपको एड्रेस करना होगा। बिलीफ अगर वुमेन का चेंज करेंगे तो एक्शन चेंज होगा, फिर रिजल्ट चेंज होगा। अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चेंज करना है ना, तो आपको उनकी बिलीफ को चेंज करनी पड़ेगी। एक्शन से कुछ नहीं होगा। एक्शन आपने एसआईपी शुरू कर दिया, अगले महीने फिर भूल जाएंगे, फिर मार्केट में करेक्शन आएगा, वो एसआईपी बंद कर देंगे। आप उनको एक्शन चेंज में, उनके साथ टाइम बिल्ड कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। उनकी जो बिलीफ सिस्टम है ना कि सेविंग्स क्यों जरूरी है, जो मैंने आपको ग्राफ बताया कि 10 साल आप एसआईपी कीजिए, आप 10 साल के एसआईपी विल टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट, एंड योर रिटायरमेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज आज की तारीख में जो डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, मेन की अर्ली डेथ होने लगी है। 30 साल का बंदा चलते चलते गिर जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती है। तो ये आपकी रिटायरमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ऐसा नहीं कि अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो नहीं कर सकते, तो भी कर सकते हो। अपनी सेविंग से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। दिस हैज टू बी एक्सप्लेन टू देम टू गिव अ परमानेंट इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट। नाउ अगर मैं कहूं कि कोई कपल है, ये माउंटेन पे चढ़ रहा है, तो आमतौर पे लोग क्या कहेंगे, उनका लक्ष्य क्या होगा, गोल क्या होगा? तो आमतौर पे माना जाता है कि गोल होगा माउंटेन के टॉप पे पहुंचना, राइट? ये आमतौर पे माना जाता है। हर कोई कहेंगे, आप भी कहोगे, हम भी कहेंगे कि हाँ गोल है माउंटेन के टॉप पे पहुंचना। बट
डेटा कहता है कि 80% एक्सीडेंट्स जो है ना वो नीचे आते समय होता है। अगर कोई पर्वतारोहण करता है, माउंटेनियरिंग करता है, उनसे पूछिएगा, माउंटेनियरिंग करने में 80% एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो नीचे आते समय होते हैं, ऊपर चढ़ते समय नहीं होते हैं। सो एक्चुअली लक्ष्य जो होना चाहिए लाइफ में, सक्सेसफुली ऊपर चढ़ना टिल द एज ऑफ 60, फिर सक्सेसफुली नीचे उतरना, तो दोनों की प्लानिंग होनी चाहिए। हम क्या होता है सिर्फ ऊपर चढ़ने की प्लानिंग करते हैं टिल द एज ऑफ 60। 60 के बाद हमने कहा ना अभी लाइफ 30-30 हो गया है, पहला 30 साल जो अपनी जिंदगी का है वो हम अब हमारे पास एनर्जी होती है, ताकत होती है, समय होता है, हम ऊपर चढ़ते हैं, रिटायरमेंट तक तो पहुंच जाते हैं, ये माउंटेन के टॉप पे। अब आगे का पार्ट का प्लानिंग नहीं होता, और ये बहुत डेंजरस है दोस्तों, क्योंकि दो फेज होते हैं रिटायरमेंट के, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एसआईपी एक्यूमुलेशन फेज में जरूरी है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एसडब्ल्यूपी है, बट दोनों की प्लानिंग जरूरी है, बिकॉज खतरे दोनों तरफ है। क्योंकि रियलिटी का जो माउंटेन होता है ना, ये जो बच्चे बचपन में हम बनाते थे ना माउंटेन, सिंपल सा माउंटेन, रियलिटी का माउंटेन ऐसा नहीं होता। रियलिटी का माउंटेन बड़ा जिगजैग होता है। हम पहले क्या सोचते कि ये सिंपल माउंटेन है, 7% अर्न करेंगे, 4% विड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। रियलिटी का माउंटेन ऐसा होता है, दोनों तरफ जिगजैग होता है। दिस इज इक्विटी, और दोनों तरफ रिस्क है। आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं उस पर भी रिस्क है, डेट के रेट्स भी वैरी कर सकते हैं, और इन्फ्लेशन भी वैरी कर सकता है, इक्विटी के रेट भी वैरी कर सकते हैं, और चढ़ने में भी रिस्क है कि आपने कैसे प्लानिंग किया, पूरा स्मॉल कैप में किया, मार्केट टूट गया, एसेट एलोकेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम है। तो रियलिटी का माउंटेन ऐसा होता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इन्फ्लेशन इज अ रिस्क, मार्केट वोलेटिलिटी इज अ रिस्क, फिक्स्ड इनकम रेट्स रिस्क है, लिविंग स्टैंडर्ड रिस्क है, वो भी एक रिस्क है कि आप कौन सी लाइफस्टाइल में मेंटेन करना चाहते हो रिटायरमेंट के बाद, रिटायर कहाँ होना चाहते हो, रिटायरमेंट चॉइसेस है, मुंबई में होना चाहते हो, पेरिस में होना चाहते हो, या होल्लू में होना चाहते हो, या जुबरी तलिया में होना चाहते हो, राइट, कहाँ रिटायर होना चाहते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर दूसरा है कि आपने कब तक का प्लान किया। आपने 85 केस तक का प्लान किया, आप 100 तक रह गए, फिर पैसे खत्म हो गए, पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी अभी पहुंचना है, अभी क्या करोगे। समुंदर में निकले हैं, किनारा आने से पहले अभी 20 किलोमीटर किनारा किनारा दूर है, और डीजल खत्म हो गया, अभी बोट लेके समुंदर में घूमते रहोगे आप, राइट। तो ये भी एक रिस्क है। तो लिविंग टू लॉन्ग इज अ बिगर रिस्क देन एनी अदर रिस्क, राइट। यू हैव टू प्लान फॉर दैट। सो आइडियली यू एज अ गाइड, आपको एज अ रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट क्या करना है कि आपको क्लाइंट को ऊपर भी लेके जाना है सक्सेसफुली, और उसको नीचे भी सक्सेसफुली गाइड करना है। ये हमारा काम है, मेल हो या फीमेल, एज अ कपल वी हैव टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। आवर रोल इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, कि आपने चढ़ा दिया, आपको सक्सेसफुली उतारना भी आपकी जिम्मेदारी है, एंड दिस इज समथिंग वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ। So thank you very much. I would like to stop here, and in case some you have some questions, please do ask. Yeah, thank you, Navendu sir, for such a crisp and very nice presentation on retirement planning. Yeah, So thank you. we have some of the questions. I'll try to take. Meanwhile, people who are on this call, if you wanted to have certain questions, you can please write us in the link which is given there for questions. So Mr. Rajiv has asked that that is SIP is the only tool to take care of retirement. क्या SIP sufficient है to take care of retirement? This is the question. डिपेंड करता है, सी रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिकली अगेन पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस, मैं हमेशा कहता हूँ, राइट। तो इट इज नॉट लाइक कि मैं खड़ा होकर एक डॉक्टर की तरह कह दूं कि आप ये डोलो ले लो आप ठीक हो जाओगे। आपकी हेल्थ अलग है, राइट। और Right. आपको हो सकता है हेल्दी आदमी हो, कोई और आदमी हो सकता है डायबिटीज भी पेशेंट हो सकता है। एवरीथिंग हैज टू बी सीन इन टोटलिटी। नाउ आप लाइफ के कौन से स्टेज पे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपके पास कितना एक्यूमुलेटेड है, आपकी लाइफस्टाइल कैसा मेंटेन करना चाहते हो, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, गोल क्या है, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या है, ऑल नीड्स टू बी कंसीडर्ड। सो इसीलिए मैंने जो लास्ट वाला स्लाइड दिखाया ना, एडवाइजर जरूरी है कि वो आपको दोनों फेस को कंसीडर करता है। वो आपको माउंटेन पे चढ़ने का भी रास्ता बताएगा, आपको कितना ऑक्सीजन लेना है, कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, कहाँ कहाँ पड़ाव है। माउंटेनिंग जब करते हैं तो उसमें कैंप्स बनाते हैं, कौन से कैंप में आपको रुकना है, फिर नेक्स्ट कैंप के लिए क्या प्लानिंग करनी है, कितना खाना लेके जाना है, कितना आपके हेल्थ के हिसाब से, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड। इसीलिए एसआईपी
will contribute a lot. I mean 90% आपका contribution should be from SIP. But आप अगर लाइफ में काफी क्लोज आ गए रिटायरमेंट के, then you will have to put in some lump sum also. इसीलिए एडवाइजर जरूरी है. मुझे आपका एज नहीं पता, आप रिटायरमेंट से कितने दूर है नहीं पता. इनफैक्ट यूएस में एक नया ट्रेंड चला है, फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू रिटायर अर्ली. तो यंगस्टर्स में बहुत जोश, बहुत एक ट्रेंड क्रेज चल गया है वहां पे कि लोग 20-22 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 80% अपनी कमाई का बचा रहे हैं. क्यों? उनको 40 साल में रिटायर करना है, 45 साल में रिटायर करना है. और उसका एक फॉर्मूला है, मतलब फायर का अगर आप टाइप करोगे ना तो फॉर्मूला बताता है कि आप किस एज में रिटायर करना चाहते हो तो आपको अपनी सैलरी का कितना बचाना पड़ेगा. सो डिफरेंट. तो अगेन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं. कैच होल्ड ऑफ गुड एनजे फाइनेंशियल एडवाइजर, गुड फाइनेंशियल डॉक्टर. आप अगेन मैं कहता हूं कि अगर आपको दवाई लेनी है तो डॉक्टर मशहूर गुलाटी के पास मत जाओ. आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ. और अच्छा डॉक्टर वो होता है जिसके पास अनुभव होता है, इंस्टीट्यूट स्ट्रांग होता है जहां से उसने सीखा है, और एनजे से बेहतर आपको कोई मिलेगा नहीं. Right. I think that means that it has to be very personal, and obviously it depends Yeah. person to person. That SIP can obviously also help, or obviously there can be a mix of SIP plus something. Plus lump sum. Thank you. And Always remember that word. Personal finance is more personal than finance. Personal पहले आता है ना. yeah, so there is another question that how to do early retirement planning. Obviously, as you talked about FIRE, but India में थोड़ा सा it is not very much into the, I would say, education. But probably yes, obviously you can guide that नहीं sir, how somebody can retire yeah. or plan about to retire early. See, fire, when I said mentioned fire, in fact fire पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी यूएस में भी हो रहा है कि लोग इतने जुनून में आ गए हैं कि दे आर लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ, और उसकी वजह से लोग बचाने के चक्कर में बीमार पड़ जा रहे हैं, और वो रिटायरमेंट आने से पहले कई लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं. तो फायर इज नॉट अ सोल्यूशन. मैं कह रहा हूँ कि लोग वियर्ड आइडियाज लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेटिंग सम अनरियलिस्टिक गोल्स. तो इसीलिए रियलिस्ट हम खुद करेंगे ना तो अनरियलिस्टिक गोल्स शायद हम सेटअप कर ले, स्मार्ट गोल्स नहीं होंगे. रिटायरमेंट में स्मार्ट गोल्स होना बहुत जरूरी है. स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए. स्मार्ट गोल सेट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एंड यू हैव टू सिट विद अ स्पेशलिस्ट. ऑलराइट. तो इंडिया में वो लोग मतलब पता नहीं क्यों हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं. इन्वेस्टमेंट्स के लिए लगता है खुद से कर लेंगे. इट इज लाइक खुद का ऑपरेशन करते हैं. तो बेटर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्रोडक्ट सेकेंडरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एडवाइजर. There is one another question from Sumendra Bhattacharya that what is the definition? Typology का definition क्या है and how to proceed it with? सिपोलॉजी मैंने नाम रखा है, मतलब ये सेशन का मैंने नाम दिया है. एसआईपी की लॉजिक समझा रहे हैं कि एसआईपी प्लस लॉजिक, जैसे बायोलॉजी होता है तो वैसे ही सिपोलॉजी मैंने नाम रखा है. वो जस्ट एसआईपी पे सेशन था तो बोलते हैं ना कि वो एक बायोलॉजी जैसे होता है वैसे सिपोलॉजी निकाला, और कुछ नहीं. वर्ड है जस्ट. you focus on retirement only. And the second part of the question was that how to proceed it with? How to proceed with it? कैसे ये सिपोलॉजी को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना है. That's what. देखिए कोई थंब रूल नहीं है, बट मैं आपको रफली बताता हूँ कि जो आपके गोल्स है ना, 15 इयर्स एंड अबव के जो गोल्स हैं वो आप स्मॉल कैप और मिड कैप से पूरा कीजिए. एसआईपी उसमें शुरू कीजिए. 15 इयर्स एंड अबव वाले जो भी आपके लक्ष्य हैं, मान लो आपका रिटायरमेंट 15 साल से ऊपर है तो पुट योर मनी इन स्मॉल कैप. 10 से 15 साल का है तो थोड़ा मिड कैप में डालिए. अगर आपको 5 से 10 साल बचे हैं तो गो फॉर मल्टी कैप. अगर अग्रेसिव जाते हो, अगर डिफेंसिव जाते हो देन यू कैन गो फॉर लार्ज कैप. बट आइडियली रिटायरमेंट प्लानिंग जब भी करते हैं तो 5 से 10 साल मल्टी कैप, 10 से 15 साल मिड कैप और 15 से अबव स्मॉल कैप. अगर 5 साल से कम रिटायरमेंट बचा हुआ है देन यू सिट विथ योर एडवाइजर एंड गो फॉर बैफ एंड लार्ज कैप एंड लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन आपको जरूरत पड़ेगी. Right. Thank you. So there is one. पर ये थंब रूल नहीं है, हाँ, ये जस्ट एक ब्रॉड गाइडलाइंस है. So how to decide right asset class? That is one another question. And what should be the right asset allocation?
ओके राइट, सो एसेट एलोकेशन जो है ना, एसेट एलोकेशन का कोई कॉम्बिनेशन वैसा एज सच बना नहीं है. देयर लॉट ऑफ पीपल हु से कि 100 माइनस 8 शुड गो इन इक्विटी एंड डेट, वो अलग अलग फॉर्मूला आते हैं. तो एसेट एलोकेशन भी हर इंसान पे डिपेंड करता है, आपके लक्ष्य पे डिपेंड करता है, गोल पे डिपेंड करता है. बट अगर आपका लॉन्ग ना 15 ईयर्स का साइकिल है तो एवरी एसेट क्लास का साइकिल आएगा, राइट. गोल्ड का देखो अभी कैसे भागा, बट गोल्ड का जो जर्नी होता है वो आप देखो, एक स्पर्ट होता है, एक लेवल पे जाता है, रुक जाता है, फिर एक स्पर्ट होता है, कंसिस्टेंट स्पर्ट नहीं होती है. इक्विटी में भी वोलेटिलिटी रहती है, डेट में भी उसी प्रकार से चेंजेस आता है. तो आपको हर जगह पैसे डालने हैं, बट हाँ, जैसे जैसे आप लक्ष्य के करीब जाओगे आपका इक्विटी एक्सपोजर कम होना चाहिए और आपका डेट पे ज्यादा होना चाहिए. 10 to 15% आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में आप करके रखिए. जो गहने में करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट गोल्ड एज एसेट क्लास, लाइक गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हुआ, ईटीएफ हुआ, जो भी हुआ, उसमें आप कर सकते हैं. बिकॉज वो भी एज अ हेज, एज अ सिक्योरिटी, जब मार्केट वोलेटिलिटी होती है तो गोल्ड में काम करता है. डेट में भी आपको अलग अलग, डेट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इक्विटी, राइट. तो डेट में भी अलग अलग ड्यूरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं. जो आपका 10 साल पूरा लंबा गोल है तो आप ड्यूरेशन कॉल ले सकते हैं. 5 से 10 साल काल में, इनफैक्ट अगर आप एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो क्रेडिट डेट में अवॉइड कीजिए. बट ब्रॉडली अगर आपका 10 साल से ऊपर का कोई भी होराइजन है तो 70% अबव, 70% के आसपास आप इक्विटी में रखिए. उसके अंदर भी, अब इक्विटी के अंदर भी एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है. मैं इसको ऐसा समझाता हूं कि अगर आप क्रिकेट टीम बनाते हो तो आपको बैट्समैन भी चाहिए, बॉलर्स भी चाहिए, आपको विकेट कीपर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, राइट. तो ये आपने ब्रॉड बना लिया. फिर आप अगर बैट्समैन में भी देखोगे तो बैट्समैन के अंदर भी आपको एक अग्रेसिव बैट्समैन चाहिए, एक डिफेंसिव चाहिए, एक T20 खेलने वाला चाहिए, एक टेस्ट खेलने वाला चाहिए. तो उसी प्रकार से अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करेंगे तो इक्विटी, डेट और बैफ, अगर 3 कैटेगरी ले लिया. फिर इक्विटी के अंदर भी आपको, जैसे मैंने कहा ना, अग्रेसिव आपको सूर्य कुमार यादव चाहिए तो आपको स्मॉल कैप भी चाहिए, आपको डिफेंसिव प्लेयर भी चाहिए, आपको मान लो रोहित शर्मा भी चाहिए, आपको राहुल द्रविड़ चाहिए. तो उस हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का बनाएंगे कॉम्बिनेशन. बट मेरा रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सारा डिसीजन आप इसमें मत घुसिए. लिव इट टू योर एडवाइजर्स और एडवाइजर्स से बात कीजिए. एडवाइजर्स के लिए ये जरूरी है. इनफैक्ट सॉरी, आप एडवाइजर्स ही हैं, आप एडवाइजर्स ही हैं. कहने का मतलब है कि आप उनको बोलिए कि ये हमारा काम है, वी आर ट्रेन, वी आर द पायलट्स. आप फ्लाइट में घुस के ना आप सीट पे बैठिए, आपको लेके कहीं जाना हमारा काम है. आप प्लेन उड़ाना मत सीखिए. और ट्राई टू कीप योर क्लाइंट्स फिक्स टू द गोल्स rather than educating them. आज की तारीख में दोस्तों याद रखिएगा, नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज अवेलेबल है हर जगह. आप उनके बिहेवियर को कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, इसी वजह से आपका आपका महत्व है. तो वो जब भी टेक्निकल बात करेंगे, आप मत समझना कि उनको इन्फॉर्मेशन देने से आपका काम हो जाएगा. नहीं, आप उनको लक्ष्य पे कितना अटैच करके रख सकते हो, इसी से आपका काम होगा. Right. So there is one last question which I have. That what is the right or mantra to retire early? Somebody has put it as a question there. तो रिटायर अर्ली से बस सेव मोर, आई मीन बेसिकली सेव मोर, डू योर बैकवर्ड कैलकुलेशन. इसका मैं रफली बताता हूँ, 3 स्टेप में होता है. सबसे पहले एज डिसाइड कीजिए कौन से में करना है. एग्जाम्पल लेता हूँ, 20 साल का बंदा है, वो 40 साल में रिटायर होना चाहता है. पहला होगा, उसके पास ड्यूरेशन 20 है, राइट. उसको फर्ज करना है कि अगर वो आज 40 का होता तो उसका मंथली खर्चा कितना होता. तो यू हैव टू गेट दिस आंसर. मान लो आज 40 का होता तो मंथली खर्चा मान लो 50,000 होता. अगर सारी लाइबिलिटीज कम हो जाती, खत्म हो जाती, मैं आज 40 साल का होता तो मेरा मंथली खर्चा होता मान लो 50,000. तो आज की तारीख में जो 50,000 होता, 40 साल बाद कितना होगा, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, राइट. अब 40 साल में कितना कॉर्पस चाहिए, आपके एनजे फाइनेंशियल टूल में अवेलेबल है. 40 साल की उम्र में कितना कॉर्पस चाहिए जिससे कि मुझे जो 50,000 का फ्यूचर वैल्यू आया है वो हर महीने मिलते जाए 75 एज तक, SWP. वो कॉर्पस हमारा निकल के आ जाएगा. फिर वो कॉर्पस हमारा गोल हो जाएगा. फिर SIP से पर मंथ कितना कंट्रीब्यूशन से हमारा वो कॉर्पस हो जाएगा, उससे मेरा आज का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा SIP का. ये तरीका होना चाहिए. आज का खर्चा, उसका फ्यूचर वैल्यू, फिर लमसम 40 साल में कितना चाहिए, फिर वो लमसम आपका गोल हो जाएगा. उसको अचीव करने के लिए आज कितनी SIP चाहिए. ये 3-4 स्टेप में ही आपको काम करने हैं. Right, sir. If I'll have to summarize your presentation within 2 minutes, so ideally this is the one subject which is never taught, जिसपे बहुत बातचीत नहीं हुई है. I think this is the one of most underrated discussion,
and there are so many families, बहुत सारे ऐसे families हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, even there are lot many clients of our partners, even those who are not like is talking it about. So बड़ा simple logic है that there are lot many of peoples who are like is going to live long. And obviously inflation is there, which is the biggest hurdle. Inflation बहुत बड़ा एक challenge है जो हमेशा ही रहने वाला है ना. You, I, every one of us are going to get older, but inflation हमेशा जवान रहेगी. Aspirations obviously there will be, है ना. But so keeping all these things in mind, so I think every one of us should plan for retirement as early as we can. बड़ा simple mantra आपने बोला that as early as you'll start, and obviously you'll choose a right asset class. You talked about SIPs, you talked about equities, and keep them for a longer period of time. So probably in 10, 15, 20 odd years, or whatever a span of life जिसके लिए आप एक बार सेव करना शुरू करो. So you can plan जितना जल्दी शुरू करो, probably as an thought, आप इसको उतना बेटरली आप इसको अचीव करोगे. And that is the only mantra to retire early. That is the only mantra to retire, I think, peacefully and retire wealthily. And women financial planning पे ध्यान दीजिएगा. Yes, that's also very important. So thank you, sir. Thank you for nice, crisp presentation and taking us through with the questions, answering all of them. I would also wanted to thank you all the partners who have came and joined this call. So I think we can wind up this discussion here. Thank you very much. Thank you very much for giving me opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thanks.